नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम आरती ड्रग्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। स्टॉक अपने 52 वीक हाई से 50% नीचे चल रहा है, अपने ऑल टाइम हाई से 60% नीचे चल रहा है। इसका जो ऑल टाइम हाई है 1000 रुपये के भी ऊपर का लेवल था और फिलहाल ये स्टॉक 400 की रेंज में ट्रेड कर रहा है। भारी गिरावट हुई है, तो क्या अब हमें निवेश करने के बारे में सोचना चाहिए? क्या यहाँ से तेजी आ सकती है, नहीं आ सकती है? एज ए रिटेल इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले कंपनी के Q3 के नंबर्स पर नजर डाल देते हैं। नेट सेल्स हमें 19% ऊपर जाता हुआ नजर आया ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। नेट प्रॉफिट में 14% की गिरावट हुई है। एबिटा हमें 10% नीचे आता हुआ नजर आता है। तो क्लियरली रिजल्ट्स आपको अच्छे नजर नहीं आते। सेल्स तो 20% ऊपर है लेकिन नेट प्रॉफिट 14% नीचे है। तो मार्जिन्स पे इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। मार्जिन्स हमें नीचे जाते हुए नजर आते हैं, जो कि किसी भी बिजनेस के लिए अच्छी बात नहीं है। कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में बात करें, प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू ब्रेकअप के बारे में चर्चा करें तो एपीआई से 80% का रेवेन्यू आता है, इंटरमीडिएट से 3%, स्पेशलिटी केमिकल से 4%, फॉर्मुलेशन से 13%। मेजॉरिटी बिजनेस एपीआई से आता है। थेरेपेटिक एरिया ब्रेकअप के बारे में बात करें, एंटीबायोटिक 46%, एंटी प्रोटोजोल 17%, एंटी इन्फ्लेमेटरी 13%, एंटी डायबिटिक 11%, एंटी फंगल 10% और अदर से 3%। तो यहाँ पर मेजॉरिटी है एंटीबायोटिक। लोकेशन वाइज ब्रेकअप के बारे में बात करें तो एशिया 58% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है, यूरोप 12%, नॉर्थ अमेरिका 11%, लैटिन अमेरिका 13% और अफ्रीका 6%। तो वेल डाइवर्सिफाइड इनका जोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन दिखाई पड़ता है, जहां पर मेन फोकस है एशिया पर। फंडामेंटल रेशियोज के बारे में बात करें तो आरओई 31% है, आरओसी 33% है, अपने एवरेजेस के ऊपर है, अच्छी बात है। मार्जिन्स आप देख सकते हैं 13% का लेटेस्ट मार्जिन है। लेटेस्ट मतलब FY21 का मार्जिन है, वरना ये 5 ईयर और 3 ईयर एवरेज आपको 8%, 9% के आसपास ही नजर आया है। तो यही वो रीजन है कि स्टॉक में हमें एक भयंकर तेजी देखने को मिली। कोविड के टाइम पे एपीआई की डिमांड बहुत बढ़ गई, मार्जिन्स इन कंपनीज के बहुत ही ज्यादा बढ़ गए, तो यहाँ पर रेवेन्यू भी बढ़ा और प्रॉफिट भी आपको बढ़ता हुआ नजर आया। क्योंकि रेवेन्यू तो देखिए, डिमांड बढ़ गई तो रेवेन्यू बढ़ गया और मार्जिन्स भी आपको बढ़ते हुए नजर आए, तो प्रॉफिट डबल स्पीड से ऊपर गया। स्टॉक भी हमें रॉकेट होता हुआ नजर आया, लेकिन अभी डिमांड भी आपको थोड़ी बहुत कम होती हुई नजर आई है और जो मार्जिन्स है वापस वो अपने एवरेजेस के आसपास आ चुके हैं। जो एवरेजेस पहले चल रहे थे, प्री कोविड लेवल पे चल रहे थे, उसी लेवल पे आ चुका है। 13% से अभी फिलहाल जो Q3 का देखने को मिला है वो 9% के आसपास है। तो मार्जिन में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। यही वो मेन रीजन है कि ये सारे स्टॉक्स हमें नीचे आते हुए नजर आए हैं। डेट टू इक्विटी 0.38 है, इनका 3 ईयर एवरेज और 5 ईयर एवरेज से नीचे आ चुका है, अच्छी बात है। कर्जा कम हो रहा है, अच्छी बात है। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे फाइनेंशियल ट्रेंड काफ़ी अच्छा है। रेवेन्यू कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, प्रॉफिट में भी कंटिन्यूसली बढ़ोतरी देखने को मिली है। स्पेशली यहाँ पर जो ग्रोथ हुई है उसका रीज़न है, एक तो रेवेन्यू जंप हुआ और ऊपर से नेट प्रॉफिट मार्जिन आपको जंप होता हुआ नजर आया। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 60%, जिसमें से कुछ प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड 2.2%, अदर डीआईए तो नेग्लिजिबल है। एफआईआई 2.03%, रिटेल एंड अदर्स में 35.71%, जिसमें से रिटेल इन्वेस्टर जिनका इन्वेस्टमेंट 2 लाख या कम से होता है वो 20% से भी ज़्यादा नजर आता है। तो क्लियरली शेयर होल्डिंग पैटर्न तो इतना मजबूत नहीं है। प्रमोटर के पास 50% से ज़्यादा की हिस्सेदारी है, अच्छी बात है, लेकिन इंस्टीट्यूशन ने कोई खास यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं दिखाया और रिटेल इन्वेस्टर्स के पास 20% की हिस्सेदारी है। ये कुछ पॉजिटिव चीज़ें नहीं है। एनालिस्ट के रेटिंग के बारे में बात करें तो एक ही एनालिस्ट ने स्टॉक को कवर किया है, खरीदारी के बारे में बात कर रहा है। यहाँ पर टारगेट आपको दिखाई पड़ता है 850 के आसपास। एक ही एनालिस्ट ने स्टॉक को कवर किया है, फिर भी पता नहीं क्यों यहाँ पर 3 टारगेट्स बता रहे हैं। तो अभी सारे अपसाइड 90% से ज़्यादा के ही है। 4000 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है, 20 का पीई रेशियो है। तो वैल्यूएशन वाइज ऑफकोर्स बहुत महंगा नहीं है, लेकिन बहुत सस्ता भी नहीं है। अगर आप प्री कोविड लेवल पे देखेंगे तो ये और भी ज़्यादा चीप वैल्यूएशन पे चल रहे थे। स्टॉक इतना ज़्यादा बढ़ गया, जितना रेवेन्यू प्रॉफिट बढ़ा उससे कहीं ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आया। तो अगर हम इसके पहले के पी रेशियो से कंपेयर करेंगे, खुद का पास्ट पी रेशियो कंपेयर करेंगे, तो इस हिसाब से अब भी हमें ये महंगे वैल्यूएशन पे ट्रेड करता हुआ नजर आता है।
स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली नज़र आता है कि स्टॉक कंटिन्यूअसली हमें नीचे आता हुआ नज़र आया है। इसने अपना 200 डेज़ का मूविंग एवरेज अगस्त 2021 में तोड़ दिया था। उसके बाद स्टॉक में कंटिन्यूअसली गिरावट देखने को मिली है। 100 डेज़ के मूविंग एवरेज ने जब क्रॉस ओवर किया तब कुछ नवंबर के आसपास चल रहा था। उसके बाद भी स्टॉक हमें 600 के लेवल से 400 के लेवल तक आता हुआ नज़र आया है। फिलहाल ये स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज के नीचे है। डेली RSI 30 है, काफ़ी ज़्यादा वीकनेस है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो वीकली चार्ट पर हमें नजर आएगा कि फिलहाल स्टॉक अपने 200 वीक्स के मूविंग एवरेज पर ट्रेड करता हुआ नजर आता है। वीकली RSI आप देख पाएंगे काफ़ी ज़्यादा वीकनेस हमें देखने को मिल रही है। काफ़ी ज़्यादा लंबे समय से ये आपको ओवरसोल्ड कंडीशन में ट्रेड करता हुआ नजर आता है। स्टॉक के इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करें तो लेवल्स भी आप देख पे चौंक जाएंगे। यहाँ पर जो रेजिस्टेंस नजर आता है, जो इंपॉर्टेंट लेवल्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो ऊपर के साइड पे जो लेवल है वो 628 के आसपास है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर इसने एक बेस बनाया था, कुछ टाइम ट्रेड किया था, उसके बाद स्टॉक में गिरावट हुई थी। मैं आपको डेली चार्ट पे दिखाऊंगा, थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। आप देख पाएंगे यहाँ पर सपोर्ट लेकर ऊपर गया, सपोर्ट लेकर ऊपर गया, यहाँ पर कॉन्सोलिडेट किया, फिर से हमें गिरावट देखने को मिली। तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है। और मंथली चार्ट पे यहां पर समझ में आ जाएगा, ये लंबे समय से एज ए रेजिस्टेंस देखने को मिला। 2015 से करके 2020 तक रेजिस्टेंस की तरह देखने को मिला। जब भी स्टॉक यहां पर जाता था वापस नीचे आ जाता था, लेकिन यहां पर कोविड के बाद API के बिजनेस में इतनी डिमांड बढ़ गई, ये स्टॉक्स हमें रॉकेट होते हुए नजर आए और कंटिन्यूअसली स्टॉक ऊपर गया। 100 रुपीज़ के लेवल से 1000 रुपीज़ तक जाता हुआ नजर आया। बीच में कहीं पर भी स्टॉक ने कुछ ट्रेड ही नहीं किया है, स्टॉक आपको कंटिन्यूअसली भाग रहा था। 20 डेज का जो मूविंग एवरेज रहता है, जब भी कोई स्टॉक 20 डेज के मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेकर ऊपर जाता है तो वो बुलिश माना जाता है। लेकिन ये जो स्टॉक था उससे भी ज़्यादा बुलिश चल रहा था, उसको भी कभी कभी ट्रेड करता था, सपोर्ट लेकर ऊपर जाता था। मैं आपको दिखा देता हूं, ये जो डार्क ब्लू लाइन है वो 20 डेज का मूविंग एवरेज है, आप देख पाएंगे उसे भी ये टच नहीं करता था और कंटिन्यूअसली आपको ये ऊपर जाता हुआ नजर आता था। तो बीच में कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट ही नहीं है जहां पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि स्टॉक थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करेगा और वापस ऊपर जा सकता है। तो नीचे के साइड पे कैंडल स्टिक के हिसाब से, पैटर्न्स के हिसाब से डायरेक्टली हमें 250 के लेवल्स ही नजर आते हैं। 228, 250 यही सारे लेवल्स नजर आते हैं। उससे पहले यहां पर कोई सपोर्ट नजर नहीं आता है। इसीलिए हमने यहाँ पर आपको वीडियो के द्वारा शेयर करने की कोशिश की थी कि स्टॉक जब यहाँ पर चल रहा था तब हमने आपके साथ शेयर किया था कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। ये लेवल टूट जाता है तो स्टॉक में अच्छी खासी गिरावट हो सकती है। फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि स्टॉक 400 तक नीचे आ जाएगा, कुछ पॉजिटिव हो जाएगा, वापस ये स्टॉक ऊपर जा सकता है, लेकिन नहीं हुआ। स्टॉक कंटिन्यूअसली नीचे आ रहा है। इसीलिए मैं बार बार रिपीट करता हूं कि स्टॉप लॉस लगाना जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर स्टॉक ने स्टॉप लॉस लगाने के बाद वापस ये ऊपर चला गया, स्टॉप लॉस हंटिंग हो गया, तो हम वापस एंटर हो सकते हैं। छोटा लॉस हो जाएगा, बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक बार स्टॉक नीचे आ गया उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते, हमें ये होल्ड ही करना पड़ेगा। उसके बाद हमारे पास ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि वापस हम पहले बेच देंगे, पैसा बचा लेंगे, कुछ नहीं हो सकता। फिर आपको होल्ड करना ही पड़ेगा या तो फिर बहुत बड़े लॉस में बेचना पड़ेगा। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो टॉप राइट कॉर्नर पे आपको लिंक मिल जाएगी, आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो फिलहाल अभी क्या करना चाहिए, जो लोग ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं, तो ऑलरेडी जो होल्ड कर रहे हैं, जिन्होंने नहीं बेचा है और जो बेचना चाहते हैं, तो मेरा मानना है कि स्टॉक इतना गिरा है तो कोई बाउंस हमें देखने को मिल सकता है। स्टॉक वापस हमें 450, 500 की तरफ जाता हुआ नजर आ सकता है। तो आप सेल ऑन राइज करने के बारे में सोच सकते हैं। और जो यहाँ पर फ्रेश बाय करना चाहते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, तो अभी कोई सवाल ही नहीं है, अवॉइड करना चाहिए। जब तक ये 500 के ऊपर नहीं जाता है तब तक तो बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट था, ये भी टूट गया तो इसके ऊपर नहीं जाता है तब तक कोई मोमेंटम देखने को नहीं मिल सकता है। मिड टर्म के बारे में बात करें तो भी अभी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट लेवल्स मिड टर्म के लिए तो 250 के लेवल्स हैं, क्योंकि बीच में कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट नहीं है। अगर फ्यूचर में यहाँ पर कुछ ऐसा बेस बनाता है और ऊपर जाने की कोशिश करता है तो हम एंटर कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए तो ऐसा कुछ नजर नहीं आता। लॉन्ग टर्म के लिए बात करें, यस एक्चुअली कंपनी अच्छी है, उसमें कोई डाउट नहीं है। रेवेन्यूज हमने देखे कोविड के पहले भी बढ़ रहे थे, कोविड के बाद ज्यादा बढ़ गए, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोविड वाला बिजनेस था, पहले भी ये बिजनेस अच्छा चल रहा था, ग्रोथ चल रही थी और प्रॉफिट्स भी बढ़ रहे थे, कर्जा भी कम हो रहा था, तो ओवरऑल बिजनेस अच्छा चल रहा है। लेकिन कोविड की वजह से एक टाइम पे आपको डिमांड रेवेन्यू की बढ़ती हुई नजर आई और मार्जिन सुधर गए, तो स्टॉक हमें ऊपर जाता हुआ नजर आया। लेकिन मार्केट को पता था ये सस्टेनेबल नहीं है, तो वापस हमें यहां पर गिरावट भी देखने को मिली।
तो इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि कंपनी फंडामेंटली खराब है। ओवरऑल फंडामेंटल्स हमें अच्छे नजर आते हैं, खरीदारी करने के तो बारे में सोच सकते हैं, लेकिन टेक्निकल्स एक बार बेहतर हो जाए तब हम खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि फिलहाल तो स्टॉक हमें हवा में नजर आता है। कुछ भी यहां पर हम नहीं कह सकते कि भाई कुछ यहां सपोर्ट ले लेगा, यहां हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ ऐसा यहां पर नजर नहीं आता है। कंपनी के पॉजिटिव्स के बारे में बात करें तो फंडामेंटल्स अच्छे हैं, नो डाउट। हमने देखा फंडामेंटल रेशियोज अच्छे नजर आते हैं, फाइनेंशियल ट्रेंड भी अच्छा है, ग्रोथ भी हमें अच्छी देखने को मिली है, DIS का स्टेक भी हमें बढ़ता हुआ नजर आता है, जो भी थोड़ा बहुत स्टेक है हमें बढ़ता हुआ नजर आया। नेगेटिव्स के बारे में बात करें तो टेक्निकल्स बहुत ज़्यादा वीक हैं, FIS का जो स्टेक है नीचे जा रहा है, जो थोड़ा बहुत है वो भी कम हो रहा है, और ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बहुत ज़्यादा वीक है। मार्जिन्स भी हमें फिलहाल के लिए नीचे जाते हुए नजर आते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में शॉर्ट टर्म और मिड टर्म के लिए तो अवॉइड करना चाहिए। रीजंस हमने चार्ट पर डिस्कस कर लिए हैं। लॉन्ग टर्म के लिए हम खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल इन्वेस्टमेंट करने के लिए कंपनी तो अच्छी नजर आती है, लेकिन फिलहाल वैल्यूएशन भी इतने ज़्यादा अच्छे नहीं है, मार्जिन्स थोड़े बहुत और भी गिर सकते हैं, प्राइस भी अभी वीक नजर आता है। तो एक बार टेक्निकल्स थोड़े बहुत बेहतर हो जाए उसके बाद हम लॉन्ग टर्म के लिए भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के बारे में प्लान कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है, आपके इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग डिसीजन में मदद करता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।